ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक वॉर्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो यूरोपियन कंपनी है वो भारत में एंटर हो गई थी और इनके बीच में जो है वो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें सबसे छोटी जो कंपनियां थी वो डेनिश और स्वीडिश थी, जिनका अस्तित्व आप कह सकते हैं कि ना के समान था। तो ये ऑलरेडी ट्रेड वॉर करने के लायक ही नहीं थी, तो इनको हम लोग जो है साइड कर सकते हैं। ये दो कंपनियां हैं वो अपने ट्रेड वॉर से हट गई थी। अब फील्ड में जो थे वो ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगीज थे। अब देखिए, ब्रिटिश के जो राजा थे चार्ल्स सेकंड, उन्होंने 1661 में जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन फोर्थ, उनकी डॉटर के साथ जो है मैरिज कर ली थी। तो इस तरह से पुर्तगाली हो गए थे लड़की वाले। तो ये ऑलरेडी ट्रेड वार से इस तरह से रिमूव हो गए। अब फील्ड में बचे थे ब्रिटिश, फ्रेंच और डच। और देखिए, जो डच थे उनके पीछे पड़े हुए थे जो त्रावणकोर के राजा थे मार्थंडन वर्मा। तो इन्होंने बैटल ऑफ कोलाचल में 1741 में जो है डचों को भारत से खदेड़ दिया था। और जो डच लोग थे, फिर डच लोग ने अपनी जो कंपनी थी वो भारत से इंडोनेशिया शिफ्ट कर ली। तो इस तरह से ये जो ट्रेड वॉर है इससे रिमूव हो गए हमारे पुर्तगीज और डच। तो अब फाइनली जो वॉर होने वाला था वो होने वाला था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो इनके बीच में जो वॉर हुआ उसी को हम लोग कर्नाटिक वॉर के रूप में जानते हैं। अब देखिए, ये कर्नाटिक वॉर जो हुआ था इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसकी स्टार्टिंग के पीछे क्या राज था। अब देखिए क्या हुआ, यूरोप में जो आपको यहाँ दिख रहा है ग्रीन में, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनके खत्म होने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था उसके लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है वॉर के रूप में सामने आया, जिस वॉर को हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रिया वॉर। और इस वॉर का जो असर है वो हमारे इंडिया में हमको कर्नाटक रीजन में देखने को मिला। अब देखिए, ये जो कर्नाटिक वॉर हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें जो कर्नाटक वर्ड है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये जो वॉर हुआ होगा वो कर्नाटक राज्य में हुआ होगा, हमारा कर्नाटक स्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो आप मैप में दिख रहे हैं ये है हमारी वे ऑफ बंगाल और ये है हमारा ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वे ऑफ बंगाल के बीच का जो रीजन है इसको हम लोग कर्नाटक रीजन कहते हैं, कर्नाटिक रीजन। ओके, और अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो कर्नाटक में जो आता है के आता है और जो कर्नाटिक में आता है सी आता है। ठीक है, तो हमेशा आप कभी भी कर्नाटक वॉर के बारे में सुने तो वो इस कर्नाटक रीजन के बारे में बात हो रही है। ओके, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, उसी को ही कर्नाटक रीजन कहा जाता है। ओके, देखिए इसमें जो है आप कुछ प्लेस अच्छे से देख लीजिए, ये मैप को ही देख लीजिए जिसमें आरकोट और ये आपका सेवजी हो गया। ओके, और ये तंजावुर हो गया, ये त्रावणकोर हो गया। इन सब के नाम जो है ना आप अभी बीच बीच में जो है सुनेंगे। तो कर्नाटक रीजन में 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर। इन तीनों युद्ध को ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से आप कहेंगे कि एक कंपनी जो है वो हार जाएगी और दूसरी कंपनी जो है हमारे इंडिया में राज करने वाली है। तो वो कंपनी के लिए जो है एक खुला रास्ता मिल जाएगा हमारे इंडिया में राज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। ये 1739 से 1754 के बीच में और ये 1756 से लेकर 1763 के बीच में। तो इनके तीनों के सन याद रख लीजिए, बाकी बीच में जो सन आएंगे उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक वाले सन हमको याद रहना ही चाहिए। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से। अब देखिए, ये जो है 18वीं शताब्दी में जो कोरोमंडल तट है हमारा, ये वाला जो एरिया है ना, ये कोरोमंडल तट के बारे में या कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो है हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था और हैदराबाद के जो निजाम थे, जो नवाब थे, वो अलबरुद्दीन थे। ओके, उनका नाम आप याद रख लेना। तो देखिए, यहाँ के जो प्रांतपति को है वो नवाब कहा जाता था। सबसे पहले 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में जो अंग्रेजी जलबेड़े हैं उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया था। अब देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, जो बार्नेट था वो अंग्रेजों की तरफ से था, उसके जो कुछ जलबेड़े या जहाज हैं उसने क्या करा था, जो इसके जलपोते हैं मतलब यहाँ के जो बंदरगाह हैं यानी कि जो पोर्ट्स हैं, तो इसने फ्रांसीसियों के कुछ जो जलपोत हैं यानी कि जो पोर्ट्स हैं उन पे कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसने जो है फ्रेंच को जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के लिए ललकारा। और उस टाइम जो फ्रांस के गवर्नर थे वो थे डुप्ले। ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके गवर्नर थे डुप्ले। तो डुप्ले ने इसकी शिकायत जो है कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने जो है डुप्ले की बात पर ध्यान नहीं दिया और अतः डुप्ले ने क्या करा, अंग्रेजी बस्ती जो मद्रास है उसमें घेरा डाल दिया।
जो मद्रास में अंग्रेज ने खुद की बस्ती बसा के रखी थी उसमें घेरा डाल दिया और अब अंग्रेजों ने जो है नवाब का संरक्षण चाहा। तो नवाब ने जो है डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। तो फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी और ये जो युद्ध कहलाया वो सेंथोम का युद्ध कहलाया। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जो फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्ले, उनके पास जो सेना थी वो 1000 लोगों की सेना थी और जो ये नवाब थे अलवरुद्दीन ने 10,000 सेना लेके गए थे, लेकिन 1000 सेना फ्रांस की 1000 सेना वो 10,000 सेना पे भारी पड़ गई और उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो इस टाइम जो हुआ ये वाला जो युद्ध हुआ था, ये इसमें जो है फ्रांस की ताकत सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी और बड़ी थी ऑलरेडी। तो ये जो सेंथोम का युद्ध है इसको बैटल ऑफ अद्यार यानी कि अद्यार का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि अद्यार नदी के पास ये युद्ध हुआ था, याद रखना है आप लोग को। और देखिए सेंथोम का युद्ध जो हुआ था वो 1748 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। 1748 में यूरोप में जो है एक्ला-सेप्ले संधि द्वारा जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हो रहा था उसका अंत हो गया और इसी के साथ जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था इसका भी जो है एंड हो गया। अब देखिए इस संधि में बेसिकली हुआ क्या था, जो डुप्ले था जो फ्रेंच था उसने जो अंग्रेजों से मद्रास की जो बस्ती थी उसको छीन लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, वो उसको वापस दे दी और उसी के बदले फ्रांस को भी जो उसका छीना हुआ था वो वापस मिल गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि एक्ला-सेप्ले संधि के माध्यम से इस युद्ध का अंत हो गया था और स्टार्टिंग किसने करा था, अंग्रेजों ने करा था। कारण क्या था, वो ऑस्ट्रेलिया वॉर का एक तरीके से इफेक्ट था, यहाँ पर आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के सेकेंड वॉर के बारे में, जो कि 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। अब देखिए इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो दोनों कंपनियों का भारत में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब वो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते थे हमारे इंडिया में। ओके, तो देखिए 1748 में हैदराबाद के निजाम थे उल मुल्क आसफजा। ओके, इनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उसके लिए संघर्ष जो है वो स्टार्ट हो गया था। देखिए निजाम उल मुल्क के मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था नासिर जंग, वो हैदराबाद का निजाम बना और इसी समय नासिर जंग का जो एक भांजा था मुजफ्फर जंग, उसने भी निजाम के पद के लिए जो है अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत करी थी। और इसी समय बात करें 1748 में मराठों के कब्जे में थे चंदा साहब को रिहा कर दिया गया। उसने क्या करा, ये भी कर्नाटक में जो है अपना उत्तराधिकारी की मांग करी थी इसने। देखिए फिर क्या हुआ, इसमें डुप्ले जी क्या कर रहे थे, तो डुप्ले जी ने सर्वप्रथम निजाम पद के लिए जो है मुजफ्फर जंग को और नवाब पद के लिए जो है चंदा साहब को साथ दिया। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रांस है यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनकी टीम में आ गए 2 लोग। कौन कौन आ गए, वो आ गए मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। ठीक है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, तो इन तीनों का नाम है याद रखना। फ्रांस के साथ हैं डुप्ले और कौन है, मुजफ्फर जंग और ये चंदा साहब। ठीक है, अभी अब आगे देखते हैं ना क्या क्या स्टोरी चलती है हमारी। अब देखिए क्या होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और जो डुप्ले होते हैं ये संयुक्त सेना लेकर 1900 या 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं। कर्नाटक का जो अंबूर है, अंबूर में जाके ये अटैक करते हैं, तो इसलिए ये जो वॉर को या ये जो लड़ाई है उसको अंबूर की लड़ाई कहा जाता है। और इसमें जो है अनवरुद्दीन, जो कि पहले भी उसका युद्ध हुआ था, कर्नाटक वॉर जो फर्स्ट ही उसमें युद्ध हुआ था ना डच के साथ, तो ये अनवरुद्दीन है उसको पराजित कर दिया और उसको मार डाला। ओके, तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था और वो उत्तराधिकारी था जो मोहम्मद अली था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो है भागकर जो तिरुचिनापल्ली है उसके दुर्ग में उसने शरण ले ली। ओके, तो अनवरुद्दीन का जो बेटा था उसका नाम क्या था, मोहम्मद अली, इसका नाम भी याद रखना। तो अभी 3 जो लोग कौन कौन थे, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, तो अभी इन तीनों का एक्शन हो रहा है कर्नाटक में। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जो अंग्रेज हैं वो भी शांत नहीं रहे, उनका भी तो खुन्नस से मतलब खून खोल रहा होगा कि हमको भी जीतना है, कोई ट्रेड वॉर चल रहा है। ओके, तो देखिए क्या हुआ था, उन्होंने जो निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का समर्थन दिया। अब देखिए फ्रांस के पास आ गए थे कौन, डुप्ले, और कौन आ गए थे, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। तो अब यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनके साथ भी 3 लोग आ गए। अंग्रेज में तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद फिर कौन आ गया, नासिर जंग आ गया और मोहम्मद अली आ गया। ठीक है, तो अब वॉर होने वाला था इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों जगह क्या हो गए, तीनों लोग बराबर की टीम हो गई। ओके, इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया
और त्रिगुट मित्र की शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय जो नासिर जंग की सेना में जो है विद्रोह हो गया और इस विद्रोह में जो है नासिर जंग की हत्या कर दी गई। तो जो अंग्रेजों की तरफ से जो एक प्लेयर था वो एक आउट हो गया, मतलब अब अंग्रेजों के प्लेयर में दो ही लोग बचे। ओके, तो कौन कौन बचे थे, वो बचा है मोहम्मद अली और अंग्रेज। ओके, देन इसका लाभ उठाकर जो फ्रांसीसी है यानी कि जो डुप्ले है वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया उसने। ये हुआ क्या था, 1752 में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके नेतृत्व में आरकट पर आक्रमण कर दिया गया। आरकट मैंने आपको मैप में दिखाया था कहाँ पर है, अभी और दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, जो चंदा साहब के पुत्र थे राजा साहब, उसके नेतृत्व वाली जो सेना थी उसको पराजित कर कर आरकट पे है उस पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, ये खबर सुनकर जो चंदा साहब है ये तिरुचिन्नापल्ली भाग गया। और लेकिन जो तंजौर के जो राजा थे, तंजौर मैंने नीचे साइड ही था, तो तंजौर के जो राजा थे उसने उसकी मृत्यु कर दी। तो आप लोग एक बार याद करिए कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी टीम में कौन कौन थे, डुप्ले था और कौन था, मुजफ्फर जंग था और चंदा साहब थे। तो चंदा साहब का तो डी एंड हो गया यहाँ पर, तो 2 जन बचे और 2 ही जन किस में बचे थे, वो बचे थे अंग्रेजों की टीम में। ओके, कौन थे जिसमें अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव बोल दो या ये तो चेंज होते रहेंगे। रॉबर्ट क्लाइव था और कौन था, नासिर जंग था, नासिर जंग था और कौन था, मोहम्मद अली था। ठीक है, तो नासिर जंग की तो एंड हो गया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव और कौन, मोहम्मद अली, और यहाँ पर डुप्ले और यहाँ पर कौन है, मुजफ्फर जंग। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ना स्टोरी, इसको एक स्टोरी की तरह से समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मेनली जो चीज़ है ना वो कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आखिरी में पढ़ना आपको कितना है, बस आखिरी में इसको समरी ही पढ़नी है। मैं समरी बताऊंगा अभी आपको आखिरी में, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो आपको समझ में आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर फ्रांस की जो है वो ताकत कम होते आ रही थी धीरे धीरे धीरे। तो 1754 में जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने डुप्ले को जो है वापस बुला लिया और उसके स्थान पर जो गोदो यानी कि गधे से भी याद कर सकते हैं, तो गधे को जो है गवर्नर बनाकर भारत में भेज दिया। अब देखिए ये जैसे ही भारत में आया ना, इसने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और अंत में 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा जो है युद्ध समाप्त हो गया था। ओके, लास्ट में हम लोगों ने कर्नाटक फर्स्ट युद्ध में देखा था, एक्सला सेप्ले की जो संधि थी उसके माध्यम से युद्ध शांत हुआ था। और जो सेकंड कर्नाटक वॉर जो शांत हुआ है वो पांडिचेरी की संधि के माध्यम से हुआ है। पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो दोनों कंपनियां हैं उन्होंने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। मतलब जो ये दोनों कंपनियां हैं जो राजाओं के बीच में जो वॉर हो रहे हैं उनमें ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे अपना। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग कर्नाटक वॉर थर्ड के बारे में। ओके, देखिए 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में जो है सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। इसको 7 ईयर वॉर भी कहते हैं, इंग्लिश में 7 ईयर वॉर। इस युद्ध में जो है एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। अब देखिए वहाँ पर युद्ध होता है, उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, हमारे इंडिया में, क्योंकि दोनों कंपनियाँ यहाँ पर भी थी। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर जो है इन लोगों ने आक्रमण स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लेली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत में भेजा और इसके आने से जो है युद्ध को गति मिली और अच्छे से स्टार्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसके समकालीन क्या चीज़ चल रहा था हमारे नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में, वो हमारा जो बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इस टाइम में स्टार्ट हो रहे थे, तो ये भी समकालीन हो रहे थे। वो उसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी के समकालीन वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ओके, तो देखिए इस युद्ध में जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो 1760 में वांडीवॉश का युद्ध था। ठीक है, जो कि आरकोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और जो काउंट डी लेली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना उनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में ना अंग्रेज जो थे वो विजय रहे, यानी कि वो जीत गए। और इस युद्ध के बाद जो पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियां हैं, इस युद्ध में जो है अंग्रेज लोग जीत गए थे और इसके बाद पांडिचेरी सहित जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां हैं उनका अंत हो गया था। और देखिए 1763 में पेरिस की संधि द्वारा जो सप्तवर्षीय युद्ध है यानी कि जो 7 ईयर वॉर है वो समाप्त हो गया था, उसका एंड हो गया था। और इसी संधि द्वारा जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी वो भी समाप्त हो गया था। तो देखिए हम लोगों ने फर्स्ट में कौन सी संधि थी, एक्सला सेप्ले संधि थी। सेकेंड वॉर हमारा जो है पौंडीचेरी की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था और थर्ड वॉर पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था।
चलिए फटाफट हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो कि 1746 से 1748 के बीच में, कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे उसके लिए जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था। ओके, अमेरिका भी शामिल था लेकिन उसको अभी इतना ध्यान नहीं रखिए। इसकी समाप्ति जो हुई थी एक्सरसेप्ले संधि द्वारा हुई थी। रिजल्ट क्या रहा, अंग्रेज तथा कर्नाटक के जो नवाब थे उनकी पराजय हो गई। ओके, तो मतलब इसमें जो है फ्रांस जीत गया था। ठीक है, तो फ्रांस 1-0 से आगे था। ठीक है, और कर्नाटक से वॉर सेकंड के बारे में बात करें तो उसमें दोनों कंपनियों द्वारा जो है भारतीय राजनीति हस्तक्षेप था। वो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते थे हमारे इंडिया में। ओके, और ये जो पौंडीचेरी के संधि के माध्यम से जो है इसकी समाप्ति हो गई। रिजल्ट क्या रहा, अंग्रेजों की स्थिति जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी हुई और जो फ्रांस था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी हार हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, 1-0 से जो मतलब आगे चल रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो पलरा जो था 1-1 का बराबर हो गया था। ये स्कोरिंग बोर्ड है, स्कोरिंग बोर्ड बता रहा हूँ मैं। तो थर्ड कर्नाटक वॉर में क्या हुआ था, जो यूरोप 7 ईयर वॉर था उसके माध्यम से युद्ध स्टार्ट हुआ था और पेरिस की संधि के माध्यम से इसका एंड हो गया था। अंग्रेज जीत गए थे। तो यहाँ पर पलरा भारी हुआ था 2-1 से। तो कौन जीत गए थे, अंग्रेज जीत गए थे इस मैच को, कर्नाटक के मैच को। ओके, तो देखिए इनके बीच में कौन कौन से युद्ध हम लोगों ने सुने। सैंथोम का युद्ध सुना जो कि कर्नाटक फर्स्ट में हुआ था, कर्नाटक वॉर फर्स्ट में हुआ था। ओके, फ्रांसीसी विजय थे। अंबूर का युद्ध, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने जो है त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन के मध्य हुआ था। अकबरुद्दीन जो है उसमें हार गया था, इसमें त्रिगुट को विजय किया था उन लोगों ने। ओके, त्रिगुट मैप में भी मैंने आपको दिखाया था, देख लेना रिवीजन वापस थोड़ा सा पीछे करके। आरकट का युद्ध, ठीक है, क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच में हुआ था। ओके, वांडीवाश का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, अंग्रेज लोग जीत गए थे। ठीक है, तो ये युद्धों के बारे में आप याद रखना। ये समरी थी इतनी, लास्ट के ये जो 2 मैंने आपको बताया ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो शुरू का बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो ये समरी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ लेना, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम मैंने चालू कर दिया है, काफ़ी 1 साल से बंद था, अब दोबारा चालू कर दिया है। आप जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।